कुछ लोगों ने मैसेज किया था अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम या मेल करके, कि नोट्स कैसे बनाते हैं, है ना, या बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं। और आपको पता है कि मेंस के लिए लेक्चर आता है एक दिन करके, आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो आज हम सबसे पहले क्या सब सीखेंगे, पहले मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम सीखेंगे पहला कि नोट्स कैसे बनाते हैं। दूसरा देखेंगे जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं रोज़ मेंस लेक्चर में, उसको करेंगे। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, सामान्य स्तर पर क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल लो लेवल पर बच्चों जैसे क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं। और चौथा हम लोग देखेंगे एक मॉडल आंसर, कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना चाहिए। लिखने का मैं प्रयास करता हूँ अच्छा। बाकी गांधी जी और आपके मास्टर में एक समानता है कि हम दोनों के जो हैंड राइटिंग होते हैं ना बहुत ही ख़राब है ना। कंपेयर भी करना चाहिए तो बड़े लोगों से करना चाहिए ना। तो हैंड राइटिंग तो मेरी बस पता ही है आपको कैसी होती है। तो जो भी है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं इन चारों बिंदु पर, यानी कि नोट्स कैसे बनाते हैं इकोनॉमिक्स के, या आज मूल फोकस हमारा किस सब्जेक्ट पर रहेगा आपको पता चल गया होगा। आज हमारा मूल फोकस का बिंदु रहेगा इकोनॉमिक्स। बीपीएससी मेंस के लिए जो पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 का कुछ सेक्शन कभी कभी इकोनॉमिक्स उठा ले आते हैं, करंट अफेयर्स उठा ले आते हैं, तो उन सबको देखेंगे। ओके, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हर एक दिन गैप करके बीपीएससी के मेंस के लिए या किसी भी मेंस के लिए, आप इसको तो यूपीएससी के मेंस में भी आप कर सकते हो। इतना अच्छा लेक्चर होता है मेरा, मुझे पता है भाई मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कि आप उसको यूपीएससी मेंस में भी 150 शब्द में लिख सकते हो। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैं लिखता हूँ। चलो, आर्थिक विकास की समझ, ये 10वीं की एनसीईआरटी है। सबसे पहले किस पर बात करेंगे, नोट्स कैसे बनाते हैं। आपके पास अगर अपना नोट्स नहीं है तो आपको समझना चाहिए कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम हैं। पहली बात तो ये क्लियर। आपने किसी और का नोट्स लेके अगर पढ़ा, क्या आप समझ जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैंने उस चीज़ को बनाते लिखते समय क्या समझा, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और नहीं जान सकता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए अपना नोट्स बनाना सीखो। सबसे पहली चीज़ सिलेक्शन के लिए यही होता है, अपना नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी की बुक लो या कोई भी बुक जो आप पढ़ते हो, बिहार स्पेशल, किसी भी स्पेशल, उस चैप्टर का नाम लिखो, उसके फैक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो या जो आप थॉट्स ले रहे हो उसको लिखते जाओ। तो ये 10वीं की एनसीईआरटी है, आर्थिक विकास की समझ। मैंने इसका एक चैप्टर पढ़ा, बहुत पहले का नोट्स है मेरा, आज का नहीं है, पिछले साल ही बनाया था मैंने। तो आर्थिक इसका दूसरा चैप्टर है, मान लो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अभी मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा तो नहीं, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा, मुझे जो चीज़ समझ में आता गया मैंने उसको नोट डाउन करके लिखना शुरू कर दिया, है ना। कि क्षेत्रक जो होते हैं अलग अलग, हमारे क्षेत्र के कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं ना। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है, आप सबको पढ़ना चाहिए। तो मैंने इसका जब नोट्स बनाया तो देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, बहुत ही अच्छा एक ग्राफ दिया है। किस चीज़ का दिया है कि इनका हमारे जीडीपी में क्या योगदान था 1970-71 और 2011-12। अगर आपने इस मैप को बना दिया ना अपने आंसर में, कि आपसे से अगर क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के योगदान को लिखिए, 25 नंबर, 10 नंबर, 15, किसी भी नंबर पूछ सकता है। आपने अगर वहाँ पर ये ग्राफ बना दिया ना कि जीडीपी में कितना योगदान था उस समय, आज कितना योगदान है, ओके, तो आपका नंबर काट तो सकता ही नहीं, उल्टे ज़्यादा नंबर देगा, 10 में से 9 नंबर देगा। ग्राफ वगैरह, रिप्रेजेंटेशन, मैप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा होता है। ओके, तो ये मैंने पूरा पढ़ा। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। 1991 के बाद क्या हुआ, हमारे सेवा सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, सेवा सेक्टर का योगदान 50% ज़्यादा का आज हमारी जीडीपी में। ओके, फिर यहाँ पर क्या दिया है उसने कि जो जीडीपी होती है उसमें हिस्सेदारी दिखाया है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। उसके बाद से रोजगार क्षेत्र में हिस्सेदारी को दिखाया है। इन तीनों को मैं अगर इन तीन में से 2 ग्राफ भी अगर आप अपने नोट्स में बनाओगे, क्या करोगे, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा, फिर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किया, जैसे मुझे समझ में आया कि ऐसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र के सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं का संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो स्किल्ड बेस्ड जॉब है उसकी कमी दिख रही है भारत में अभी भी।
है ना। तो इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट बना के। स्किल्ड बेस्ड जॉब की भारत में कमी है। अभी भी जो कम स्किल वाले जॉब हैं, जो दुकान पर काम करने वाले होते हैं, होटल के काम होते हैं, रेस्तरां के काम होते हैं, उन कामों में सेवा सेक्टर में अधिक योगदान हो रहा है। तो अब ये कितना अच्छा पॉइंट है। जब आप इस तरह के पॉइंट लिखोगे एग्जाम में तो क्या आपको नंबर नहीं मिलेगा कि आपके नोट्स में होने चाहिए कि नहीं इस तरह के पॉइंट्स। इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ आज स्पेशली, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये दो तीन पेज पढ़ के क्या नोट्स बनाया। अलग अलग लोगों के लिए विकास की लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकती है। इस चैप्टर को जब आप शुरुआत करोगे तो यहीं से है। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना भी हो, यहाँ तक हो सकता है कि दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। जैसे उद्योगपति के लिए बांध बहुत ज़रूरी होता है, उसको बिजली पैदा करना है, लेकिन वो किसानों के लिए बांध नुकसानदेह हो सकता है। आय भौतिक उपभोग के साथ साथ सामाजिक स्तर का भी ऊपर उठना चाहिए। आय बढ़ रहा है, भौतिक उपभोग के साथ साथ सामाजिक स्तर अगर ऊपर नहीं उठा तो क्या है आपके यहाँ ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो लो हो जाएगा आपके यहाँ। समझ रहे हो ना। राष्ट्रीय विकास, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण 2013 ईस्वी में किया गया था। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित, निम्न आय देश और मध्यम आय देश का वर्गीकरण किया गया था 2013 में, जिसमें भारत किस में आता है, मध्यम आय वर्ग समूह। अब बताओ $1570 पर ईयर। अगर ये बीपीएससी में उसमें फैक्ट पूछा तो कहाँ से पूछा इसने, एनसीईआरटी से पूछा। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी पर हो। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेके चल रहे हो, बीपीएससी के लिए 68वीं देना या उसके आगे का देना है, तो अभी से धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर पढ़ के अपना नोट्स बनाओ। किसी भी एग्जाम के लिए यूपीएससी भी दोगे तो उसमें भी काम आएगा। अगला क्या लिखा है इसने कि महाराष्ट्र राज्य केरल से प्रति व्यक्ति आय में ऊपर है, परंतु शिशु मृत्यु दर महाराष्ट्र में केरल से अधिक है। यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया से वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनसे आपको एक बेहतर जीवन के लिए आपको बेहतर जीवन के लिए एक आवश्यकता हो। यानी कि क्या होता है कि आप अमीर हो तो ऐसा नहीं हो सकता आपके यहाँ शिशु मृत्यु दर कम हो। भारत के यहाँ शिशु मृत्यु दर अधिक है, भारत के यहाँ कुपोषण अधिक है अभी भी हमारे देश में, है ना। अभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मैंने नोट्स जो बनाए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक लिख दिया। पहले तो ऊपर स्टेटमेंट लिख दिया जो बुक में मुझे मिला, उसके बाद ग्राफ बना के दिखा दिया कि देखो जीडीपी में किसका कौन सा सर्विस सेक्टर कितना योगदान है, सेकेंडरी का कितना, प्राइमरी का कितना, ओके। और फिर हमने रोज़गार का भी ग्राफ बनाया कि रोज़गार में देखो अभी भी रोज़गार जो है 60% के करीब में प्राइमरी सेक्टर में ही मिलता है, जबकि जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, अभी भी जीडीपी में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान था। सर्विस सेक्टर का योगदान 55% से ज़्यादा है। 1970 में भी 74% रोज़गार प्राइमरी सेक्टर देता था और 2011-12 में भी 60% रोज़गार प्राइमरी सेक्टर देता है। यानी कि जो टर्सरी या सेकेंडरी सेक्टर हैं भले ही ये मौद्रिक रूप में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रोज़गार प्रदान करने में अभी भी कम है। तो जब आप ये ग्राफ बना दोगे आपका कोई कॉपी नहीं काट सकता। अब ये इसके बाद कुछ शब्द हैं जिसको आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। ये मैं डाल दिया, 2 पेज ही डाला है। और आपको ना तो मैं अपना नोट्स दे सकता हूँ, ना तो आपको किसी और का नोट्स लेना चाहिए। किसी और का नोट्स लेके पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, बेकार है आपके लिए, ओके। अपना नोट्स खुद से बनाओ। अगला चलते हैं आज के क्वेश्चन डिस्कशन पर। सेक्शन पेपर 2 का, जीएस पेपर 2 का हमने सेक्शन 1 काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, पॉलिटी के जिसमें क्वेश्चन होते हैं। आज हम मूल रूप से क्या डिस्कस करेंगे, आज हम सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 अगली बार में। और सेक्शन 3 पर भी चलेंगे थोड़ा बहुत, ज्योग्राफी और इकोलॉजी वगैरह सब जिसमें रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनलांकी लाभ क्या है, आर्थिक समृद्धि में इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। जनलांकी लाभ का मतलब क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या आपके पास कितनी है। 3 तरह की जनसंख्या होती है, एक 0 से 14, 15, 16 तक का मान लो, और फिर 16 से 62, 63 या कभी कभी 64 भी बोल देते, 60 भी बोल देते हैं। और फिर एक होता है 64 से जितने साल तक आदमी जिए, 80, 85, 90 जितने जिए। ये जो बीच वाला समूह है ना, इसी को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, जो आपकी इकोनॉमी में योगदान देता है। ये भी आश्रित जनसंख्या होता है। 0 से 14, 16 वर्ष तक का आयु जो होता है इसको आश्रित जनसंख्या मूल रूप से माना जाता है कि ये आश्रित होता है किसी न किसी पर। और 16 के बाद भी आश्रित होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सरकारी जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं। आपको पता होना चाहिए आप बेरोजगार में नहीं आते, क्योंकि आप ऐच्छिक बेरोजगार हो, है ना, अपनी इच्छा से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या ज़बरदस्ती कर रहे हो सकता है किसी का और रीज़न हो। अगला है 64 से 80, ये भी आश्रित एक होता है, लेकिन ये पेंशन जैसे प्रावधान इनको मिलते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था मूल रूप से इनका कोई योगदान नहीं होता था। कार्यशील जनसंख्या कौन सी होगी, समझ में आ गया। जननांकी लाभ उसी को कहा जाता है मेन, कि आपके पास कार्यशील जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है मेनती, यानी कि कार्यशील में भी 40 साल उम्र तक के, 42 साल उम्र तक के आपके पास यंग पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, यही होता है। अब पूछा एक आर्थिक समृद्धि, इसके प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। अब आर्थिक समृद्धि में इनके प्रभाव का आपको दिखाना है। आपके पास अगर कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी, यानी कि आपके पास श्रम सस्ता होगा,
है ना। श्रम सस्ता होगा, आप किसी भी स्किल को जल्दी से जल्दी सिखा सकते हैं लोगों को। इस उम्र में सीखने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा और क्या है कि ये जो कार्यशील जनसंख्या होती है, मान लो 16 से 40 मान लेते हैं जननांकी लाभ वाले, ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितना जल्दी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, यानी कि ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीखेंगे, अधिक तेज़ी से किसी चीज़ को ग्रैब करेंगे, अधिक चीज़ से इम्प्लीमेंट करेंगे, नई सोच होती है इनमें एक, समझे रहो ना। नई सोच के तहत जो भारत सरकार जो स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया को बढ़ावा देती है, तो वो इन्हीं युवाओं को फोकस करके दिया जाता है कि आप नए नए सोच लेके मार्केट में आएँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो आर्थिक समृद्धि में इसके प्रभाव का स्पष्ट कर देना है कि नई सोच होगा तो क्या होगा, नए तरीके का टेक्नोलॉजी का विकास होगा, नए तरह के स्किल्ड लोग आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हम इनको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे देशों में जहाँ पर मैन पावर की कमी है, चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ से हमारे देश में ये डॉलर भी लेके आ सकते हैं। लेकिन मेल रूप से क्या चाहिए हमें, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि जननांकी लाभ होने से ही सिर्फ नहीं होगा, हमें इनको कार्यशील जनसंख्या के रूप में, स्किल्ड जनसंख्या के रूप में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब कि इनको अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा, इनको अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इनके लिए अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा, एक जॉब करने का वातावरण होना चाहिए, देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना। अब पीएचडी करके कोई आदमी ग्रुप डी का फॉर्म भरता है या ग्रुप सी का फॉर्म भरता है, ये आदमी की उपयोगिता है क्या? नहीं है ना। कोई आदमी इंजीनियरिंग करके ग्रुप डी का फॉर्म भरता है तो क्या ये उपयोगिता है क्या? नहीं है। तो यही अंतर यहाँ पर लानी है। जननांकी लाभांश से ही नहीं होगा, उसको आप समुचित रूप से उपयोग भी करना पड़ेगा। आप पहले आंसर को लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लिखना चाहिए आपको। अंत में मैं एक आज को आपको क्वेश्चन भी दूंगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भेज भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, है ना। कुछ लोग बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं, भेज रहे हैं काफ़ी सारे मुझे, आप भी भेज सकते हैं। अगला है कि भारत में कृषि विपणन, अंग्रेजी में बोले तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का वर्णन कीजिए। कृषि विपणन व्यवस्था की कमजोरियों को बताइए। कृषि उपज विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। इस क्वेश्चन में बिहार सरकार द्वारा जो उपाय हैं ये आपको कहाँ से पता चलेगा? जब आप एग्जाम देने से, मेंस देने से पहले जब आप योजनाएं पढ़ोगे, वहाँ से आप इसको सीख सकते हो कि इसमें से कौन कौन सी योजनाएं ऐसे हैं जो कृषि के मार्केटिंग से संबंधित हैं। बाकी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको भी आप लिख सकते हो। बाकी कृषि का मार्केटिंग क्या होता है, देखो जैसे होता क्या है। गेहूं कितने का किलो मिलता है? 20-25, ज़्यादा से ज़्यादा 30, सरकारी दाम तो 15 से 18 के बीच में होता है, ठीक। आटा कितने का मिलता है? आटा जितने का भी मिलता हो, मुझे नहीं पता। आटा के बाद अब आगे चलो, बिस्किट कितने का मिलता है? क्या हो रहा है ये बार बार, क्या हो रहा है? गेहूं से गया आटा, आटा से बिस्किट या कोई और चीज़, ब्रेड या कोई और चीज़, क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ कैसे संभव होता है वैल्यू एडिशन किसी भी चीज़ का? तो ये मार्केटिंग से ही संभव होता है। जैसे आपने देखा होगा, याद करो, जो बाहर के आटा पहले नहीं होता था चलन में, या चावल लोग एक ही तरह के खाते थे। मार्केटिंग के दम पर आप क्या करते हो, बिरयानी बनाने के लिए अलग चावल लाते हो, खीर बनाने के लिए अलग चावल लाते हो, और डेली यूज़ के लिए अलग चावल लाते हो, मार्केटिंग के बदौलत, है ना। इसको क्या कहा जाता है? मार्केटिंग, कृषि विपणन कहा जाता है, समझ रहे हो ना। आपके घर में कई सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो यूजलेस होगा, आपने बस मार्केटिंग देख के उसको उठा के ले आया होता है ना ये चीज़। तो इसी को मार्केटिंग कहा जाता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को आप कितना बढ़िया से बेच रहे हो, समझ रहे हो ना। अब जो आप बाहर से किसी अमेरिकी कंट्री का आप लाते हो कि वहाँ से चलो भाई ले आते हैं, कोई तेल ले आते हो या दूध के प्रोडक्ट आते हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने अपना सामान हमारे बाज़ार में ला के बेच दिया। उन्होंने अपना बर्गर, ब्रेड और 2 ब्रेड के बीच में आलू डाल के बर्गर बेच दिया, आलू का टिक्की डाल के, और हम अपना कीमती से कीमती खाना उनको नहीं बेच पाए। तो इसी को मार्केटिंग कहा जाता है। इसमें आप क्या सब लिख सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए बोला, इतना कुछ आपको लिखना नहीं है। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे ई नैम है, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो होता है, या नैम था, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट करके था, या अलग अलग जो योजनाएं चली हैं एग्रीकल्चर को मार्केटिंग करने के लिए, है ना। तो वो चीज़ें को बढ़ावा दे सकते हैं आप ई नैम वगैरह सर्च के। कृषि विपणन में और क्या आता है, वही तो आता है ना कृषि विपणन व्यवस्था में। और अगर कुछ हम ऐड, इन सब के अलावा आप क्या बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनका अलग ही डिमांड है आजकल।
आलू उपजाते हैं, खाद डाल के उसको ऑर्गेनिक बोल के बेच देते। खैर ये फ्रॉड है, ये नहीं लिखना हमें। ये लिखना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जब हम मार्केटिंग करेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे देश में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है। जैसे सिक्किम एक राज्य है जो पूरा पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही उपजाता है। ये क्या कहलाएगा? ये कृषि मार्केटिंग। 20 रुपये की आलू कितने की मिलेगी? यहाँ पर 50 रुपये किलो का बिकेगा। समझ रहे हो ना? तो ये कृषि मार्केटिंग में ही आता है। जैसे आपने अमूल का नाम सुना होगा, ये भी क्या है? एक सहकारी संघ ही तो है दूध उत्पादन के लिए। मदर डेयरी है, ये भी क्या है? एक सुधा है। ये सब क्या है? ये सुधा कॉर्पोरेशन जो दूध वाला आता है, ये क्या है? कृषि मार्केटिंग में ही आता है। पशुपालन में के तहत ही तो डेयरी फार्म भी आते हैं ना। तो कृषि मार्केटिंग में आप ये सब एग्जाम्पल, जैसे भारतीय झींगा जो मछली होता है, तो आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम झींगा का करते हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक वो रोज़ हमारा झींगा माछ खाते हैं। तो ये चीज़ों को बढ़ावा देकर भारत में कृषि विपणन का आप वर्णन कर सकते हैं। भारत में कृषि विपणन को बढ़ाया जा सकता है। मूल प्रोडक्ट, जैसे हमारा प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, वन धन योजना। क्या था ये? जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस निकालते हैं, जो आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, भारतीय आदिवासी वगैरह जंगल में जो रहते हैं, वो वन की कुछ ऐसी चीज़ें वहीं केवल जानते हैं ना, जो बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता। अगर हम इसका मार्केटिंग करेंगे तो समझ रहे हो ये कहाँ जाएगा, है ना? जैसे आजकल कंट्री डिलाइट नाम का एक ऐड दिखाता होगा, यूट्यूब पर देखते हो, क्या है वो? मार्केटिंग ही तो है ना। एक सामान्य से दूध को उन्होंने इतना मार्केटिंग किया, इतना मार्केट, जैसे लगता है उसके अलावा पृथ्वी पर कोई दूध है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप बताओगे नहीं, इसमें कृषि विपणन का मतलब वही होता है। कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना? अब आप इसको लिखने की कोशिश कर सकते हो। क्या सब लिखना है? पहले इंट्रो देना कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब ये होता है अपने प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के लिए बताना कि आपको ये प्रोड्यूस खाने से फ़ायदा हो सकता है। मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बेचने में सही हो, बेचने में सुविधा हो किसान को। ऐसा ना हो कि किसान ने उपजा लिया, उसको मंडी ही नहीं मिल रही हो। मंडियों का आप नाम लिख सकते हो, ई नैम लिख सकते हो, नैम लिख सकते हो, है ना? तो इन चीज़ों का आप वर्णन कर सकते हो। या अभी जो बड़े बड़े राज्यों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में हाट का आयोजन किया जाता है, वो भी क्या है? एक मार्केटिंग का ही तो जरिया है, एक बेचने का ही तो जरिया है ना, जहाँ पर डायरेक्ट आप मार्केटिंग कर सकते हो, बेच सकते हो, टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हो। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है, जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है या ईवे है, जो भी है, यहाँ पर भी आप भारत सरकार क्या कर सकती है? किसानों को एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए सहायता दे सकती है। ये क्वेश्चन को आप टेक्नोलॉजी, योजना, ओके, पक्ष विपक्ष दोनों पॉइंट्स को मिला के आप इसको लिखना। बिहार सरकार का अगर आपको स्कीम पता हो तो उसको लिख देना, नहीं पता हो तो छोड़ के भी लिख लेना। समझ रहे हो ना? जब स्कीम पर होगी तो स्कीम ऐड कर देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण धारणीय विकास में क्या संबंध है? इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। पर्यावरण संरक्षण तो पता ही होगा, इसको तो मैं नहीं बताऊँगा। तो क्या है इसके दोनों में संबंध बताना है। भारत में आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण अधपतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर इंग्लिश में मैं इसको पढ़ूँ तो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, है ना? इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इन दोनों पर भी आपको अंत में टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? हमारे चारों तरफ के जो पर्यावरण है उनको उनके मूल स्वरूप में सुरक्षित करना। मतलब कि जो जल है, जल का काम होता है शीतलता प्रदान करना, तो वो शीतलता ही प्रदान करे, वो जहर न बन जाए। वायु का काम होता है कि लोगों को स्वास्थ्य को अच्छा रखना, तो वायु स्वास्थ्य को ही अच्छा रखे, वो जहरीला न बन जाए। ध्वनि का काम होता है लोगों को शांति पहुंचाना, जो ध्वनि होती है तो वो ध्वनि शोर में न बदल जाए। शोर जैसे ही होगा तो क्या कहलाएगा? पॉल्यूशन। पानी जैसे ही गंदा होगा तो क्या कहलाएगा? पॉल्यूशन। और जैसे ही हवा गंदा होगी तो हवा गंदी होगी तो पॉल्यूशन कहला दी है। पॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि किसी भी प्राकृतिक चीज़ ने अपना मूल स्वभाव, मूल स्वरूप को छोड़ दिया है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मृदा का काम है कृषि का जो प्रोडक्ट होते हैं उनको उपजाना, हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करना। ये मिर्जा अगर बंजर हो जाए तो क्या कहेंगे हम? इसका स्वरूप बदल गया, इसका स्वभाव बदल गया। समझ रहे हो ना? तो इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन। अब पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या होता है कि हमारे चारों तरफ के जो आवरण है, हवा है, जल है, मिट्टी है, इनको स्वस्थ बना के रखना, इसी को पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। धारणीय विकास क्या है? इसमें 17 गोल हैं, 169 उपलक्ष्य हैं। इन दोनों को अगर आप जो पढ़ोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, पर्यावरण संरक्षण को, तो एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। बिना पर्यावरण संरक्षण के धारणीय विकास नहीं हो सकता और बिना धारणीय विकास के पर्यावरण संरक्षण असंभव है।
आपको लिखना पड़ेगा कि धारणीय विकास के कुछ कुछ गोल, जैसे जल संरक्षण की बात करता है, जैसे स्वस्थ पर्यावरण की बात करता है, जैसे भूखमरी मिटाने की बात करता है ना। तो अगर जल व पर्यावरण संरक्षण नहीं करेंगे, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी या पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाएगा, तो अब कौन किसकी मृत्यु होती है पर्यावरण प्रदूषण से? क्या अमीर लोग मरते हैं क्या? नहीं, कम मरते हैं, वो गरीब लोग मरते हैं, क्योंकि उनको गंदा हवा सांस लेना पड़ता है। अमीर लोग तो फिल्टर लगा लेंगे घर में, या जल के लिए भी फिल्टर लगा लेंगे। अगर पर्यावरण संरक्षण नहीं करेंगे, जल प्रदूषित होगी, तो लोगों की जो अकाल मृत्यु होगी। इसमें एक ये भी है धारणीय विकास में कि जो कुपोषण है उसको रोकना, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों का आपको संबंध बताना है। जब आप इसको आप कैसे लिखोगे, मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, फिर लिखना धारणीय विकास क्या है, धारणीय विकास को बता देना, फिर दोनों में संबंध लिखना। संबंध लिखने के बाद भारत में आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण डिग्रेडेशन का दोनों का रिलेशन बता देना। 1991 ले लेना या अभी का वर्तमान का ही ले लेना। कारण बता देना कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, इकोनॉमी ग्रोथ कराने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें सेवा सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, हमें कृषि की उपज बढ़ानी पड़ेगी। कृषि उपज बढ़ाने के लिए हम खाद का यूज करेंगे ही करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा कोयला, ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सेक्टर प्रदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पर्यावरण प्रदूषित होता ही होता है। तो ये इकोनॉमी ग्रोथ करानी है तो पर्यावरण का नुकसान होगा, लेकिन ये अल्पकालिक नुकसान होगा। भारत की जीडीपी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से भारत की जीडीपी को पर ईयर करीब में 5 से 6% के आसपास नुकसान होता है पर्यावरण जो आप प्राकृतिक आपदा आती हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसके कारण 5 से 6% का आपदा आता है, हमारे जीडीपी को नुकसान होता है। जैसे बाढ़ में नुकसान होता है, जैसे चक्रवात में नुकसान होता है, समझ लो ना। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के असर होते हैं, सूखा के कारण नुकसान पड़ता है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। और ये देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम आज के मॉडल आंसर पर चलेंगे। अन्य देशों की तुलना में भारत में अवलंबन जल संसाधन से सुसंपन्न है, यानी कि हमारे यहाँ पीने के पानी की कमी कोई नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ है, इतना पीने का पानी है। समालोचनात्मक मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों बताने हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे पढ़ाया जाता है हमारे चैनल पर, हम लोग कैसे पढ़ते हैं सबको पता होगा। जो लोग पुराने हैं कीवर्ड्स पकड़ने हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत में अलवण जल संसाधन यानी पीने योग्य पानी सुसंपन्न है, यानी कि हमारे पास परिपूर्ण है। समालोचना पूर्वक मतलब आलोचना के साथ आपको बताना है, पक्ष और विपक्ष दोनों लिखने हैं। परीक्षण कीजिए क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जल अभाव से ग्रसित है। वैज्ञानिक प्रबंधन तकनीकी से इस समस्या का निदान में क्या योगदान हो सकता है, व्याख्या कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। आप क्या लिखोगे कि भारत जो है इसको अलग अलग मानसूनों से, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून से खूब सारा जल प्राप्त होता है। इसके अलावा हिमालय से जो सदानीरा नदियाँ आती हैं उसमें भी खूब सारा पानी मिलता है हमें, लेकिन जल संरक्षण के अभाव के कारण हमारे सारे पानी या तो समुद्र में चले जाते हैं या तो पीने योग्य नहीं बचते हैं। जब इतना लिख दोगे तो उसका एग्जाम्पल क्या दोगे। एक तरफ बिहार जहां बाढ़ से ग्रसित रहता है, वहीं दक्षिण के कुछ राज्य या विदर्भ का कुछ इलाका, महाराष्ट्र का कुछ इलाका सूखा से ग्रसित रहता है। तो इस प्रबंधन को अगर हम कर लेंगे तो जल प्रबंधन का एक जगह अभाव नहीं होगा। उसके बाद आप क्या बोलोगे, नदी जोड़ो परियोजना। एक नदी में बाढ़ है, दूसरी नदी सूखी है। उसके अलावा क्या बोलोगे, जैसे गोदावरी को जोड़ा जा रहा है दक्षिण भारत की एक नदी से, या केन बेतवा को जोड़ा जा रहा है, या बिहार में नदियों को जोड़ा जा रहा है। आप इनका उदाहरण दे सकते हो। समालोचनात्मक वर्णन का मतलब कि आपको पक्ष और विपक्ष दोनों पॉइंट्स लिखने हैं इसके, समझ रहे हो ना। उसके बाद से क्या बताओगे, तकनीकी और क्या इसे लिख सकते हो, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रबंधन क्या देख सकते हो कि जो बाढ़ है उसको नियंत्रित किया जा सकता है बांध बनाकर, और जो जल आधिक्य है उसको दूसरे नदियों में भेजा जा सकता है। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि हम जो मुख्य नदियां हैं उनकी सहायक नदियों पर बांध के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पानी को रोक कर रख सकते हैं। ओके, और वर्षा जल संरक्षण को हम बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे चेन्नई के इसका उदाहरण जहाँ पर जल संरक्षण बेहतरीन होता है। राजस्थान के कुछ भागों में जल संरक्षण का बहुत सारे तरीके हैं पारंपरिक, इसको आप बता सकते हो। वाटर शेड जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये कितने सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखने की कोशिश करना। अब आगे चलते हैं, इन सब क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में करेंगे डिस्कस। आगे चलते हैं। आज एक सबसे पहले चीज़ की सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन लिखेंगे
बिगिनर्स के लिए जो पहली पहली बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस लेक्चर को सिर्फ सुनते हैं ना बैठकर ईयरफोन लगा के, लिखते नहीं हैं, तो समझ लो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, मत सुनो, उससे अच्छा ये भी है, क्योंकि लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात, सुन के कल भूल जाओगे। ओके, कर भी है लेकिन सही है यही। और अगर आप सुनते हो, लिखने का प्रयास ज़रूर करना। मुझे भेजना मत भेजना कोई मायने नहीं रखता, लिखने का प्रयास ज़रूर करना, लिखने का प्रयास ज़रूर करना। बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। प्राचीन भारत से चली आ रही यह समस्या आज भी भारतीय समाज में अपने बल के साथ मौजूद है। समय के साथ थोड़ा कम जरूर हुआ है, परंतु अभी भी काफ़ी कुछ इस दिशा में प्रयास की आवश्यकता है। दुनिया के सभी देशों में समाज में किसी न किसी आधार पर भेदभाव जरूर है, कहीं रंग के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं प्रजाति के नाम पर। तो इसी तरह भारत में जाति के नाम पर भेदभाव मौजूद है। हमारी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए जाति व्यवस्था को समझना अत्यधिक अनिवार्य है। समाज को समझने में जाति की प्रासंगिकता कैसे विद्यमान है। छोटा सा आंसर लिखा है, मैंने इसलिए कह रहा हूँ। ऊपर इंट्रोडक्शन सेक्शन खत्म हो गया, पता चला होगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। जैसे शिक्षा, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में पिछड़े वर्ग के बच्चों की अधिकता है। कुछ वर्षों में ही स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति भी इनमें अधिक होती है। इसमें आप असर संस्था का रिपोर्ट लिख सकते हो। असर संस्था का हर साल रिपोर्ट आता है जो बताता है कौन सी जाति के लोग, कौन से वर्ग में, कौन से क्लास के लोग कहाँ पर स्कूल छोड़ देते हैं, उसके बारे में। पिछड़े क्षेत्रों में, हैंडराइटिंग मत देखना, पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजों की संख्या अत्यधिक कम है। कक्षा में अन्य बच्चों से अलग बिठा दिया जाता है छोटे जात के लोगों को। ये आज भी देखा होगा, अगर आपने इस गवर्नमेंट, जैसे मैं जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ भी ये सब चीज़ें ग्रसित होती थी। हमारे मध्य विद्यालय में मास्टर साहब ऐसा करते थे, समझ लो ना। हमें तो उस समय समझ नहीं होती थी छोटे छोटे में। स्वास्थ्य, मलिन बस्तियों में संक्रामक बीमारी आसानी से फैलती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा इत्यादि। हाथ से मैला ढोना विशेष जाति का काम माना जाता है। इससे इनकी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, मैनुअल स्क्रैमेजर्स जिसको बोलते हैं। तथा कितनी ही बार मृत्यु तक इनके कारण हो जाती है। जो संक्रमित हो जाते हैं उससे मृत्यु हो जाती है। महिलाओं की स्थिति सामान्यतः SC ST वर्ग में लिंगानुपात अधिक पाया जाता है। इनमें लिंगानुपात बहुत ही अच्छा होता है, परंतु इनको जीवन स्तर अत्यधिक खराब अवस्था में होती है। इनकी जाति आधारित रेप आज भी एक प्रमुख रेप का कारण बना हुआ है। जाति आधारित रेप होता है, ये NCRB का रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसका रिपोर्ट है कि आज ही भारत में SC ST जाति आधारित रेप होते हैं। अधिकतर रेप उच्च वर्गों के पुरुषों द्वारा जाति व्यवस्था के कारण किया जाता है, NCRB की रिपोर्ट है। महिलाओं के लिए उचित शिक्षा तथा जागरूकता के न होने से लड़कियों की शादी कम उम्र में ही करा दी जाती है। अपराध में अगर देखें तो SC ST के खिलाफ अपराधों में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। 10% की बढ़ोतरी हुई है SC ST के वर्ग के खिलाफ। यौन हमले, रेप, भेदभाव इत्यादि और भी बढ़े हैं। SC ST के तहत दर्ज होने वाले मामले भी बढ़े हैं। जो 1989 का एक्ट है उसके तहत मामले भी और बढ़े ही हैं दर्ज होने वाले। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में अगर हमें किसी भी तरह का सुधार करना है तो जाति व्यवस्था का आधार बनाना ही होगा। अभी भी चाहे स्वास्थ्य हो, अपराध हो, शिक्षा हो, महिलाओं की स्थिति हो, सभी जगह कुछ लोग केवल अपनी जाति के कारण पिछड़े हुए होते हैं। हालांकि शिक्षा, पलायन, शहरी जीवन, अंतरजातीय विवाह, आधुनिक जीवन शैली के कारण कुछ हद तक ये समस्याएं कम भी हुई हैं, परंतु अभी भी बहुत दूर हमें जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। एक छोटा सा मैंने आंसर लिखा है, कंसाइज फॉर्म में, 2 ही पेज में है। आज नहीं लिखा, बहुत पहले का मेरा लिखा हुआ है ये, तो कॉपी में था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको शुरुआत दिनों में जब मैं लिखता था तब मैं ऐसे ही लिखता था, तो क्यों ना बता दिया जाए आप लोगों को, है ना। तो लिखने की कोशिश करना। ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस बताए या इसी क्वेश्चन को अगर आप इससे अच्छे लिख सकते हो तो लिख सकते हो। मैंने ये नहीं बोला कि ये आंसर सबसे अच्छा है, मैंने बस ये बोला है कि ये एक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमी के क्वेश्चन लिखने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें। तो भारतीय कृषि में ये BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने इसको डिस्कस किया था, है ना, हिंट्स दिए थे मैंने, और आज मैंने इसको लिखा है। आप इससे अच्छा लिख सकते हो सकता है। भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन व इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यावहारिक उपाय किए जाने चाहिए। कीवर्ड्स पकड़ते हैं। भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि, उत्पादकता, प्रवृत्ति की व्याख्या करना है। बिहार में कृषि उत्पादन व इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक उपाय की बात कर रहा है, जो रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए।
गुलाम भारत के अनुभवों एवं आज़ादी के पश्चात देश की ज़रूरतों के कारण हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें लाइसेंस पद्धति को विशेष स्थान दिया गया, यानी कि सरकारी बंधन को। आज़ादी के समय हमारी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग में 60% था। हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान 60% था आज़ादी के समय। देश की 90% आबादी इसी पर पूर्ण रूपेण निर्भर थी। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुआ, परंतु दूसरे पंचवर्षीय से इसे उचित ध्यान नहीं प्राप्त हो पाया। हरित क्रांति ने इसे एक जोरदार उछाल दिया, परंतु इसका असर भी सीमित क्षेत्रों में ही रहा। लाइसेंस राज से परेशान सरकार के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। उसने 1991 में आर्थिक सुधार को लागू कर दिया। इससे पहले मैंने क्या लिख दिया कि 1991 का आर्थिक सुधार आखिर आया क्यों, एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन भी हो गया। 1991 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लाया गया। आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार था। ये इसका प्रभाव तीनों सेक्टरों पर पड़ा, प्राथमिक क्षेत्र पर भी, निर्माण क्षेत्र पर भी और सेवा क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ा। सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव क्रमशः सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ा। आज हमारे जीडीपी में लगभग 60% का योगदान सेवा सेक्टर का है, लेकिन जॉब में अभी भी इसका योगदान कम है। आज भी जो भारत में जॉब्स क्रिएट होते हैं, तो इसमें 50% जो 100 जॉब क्रिएट होते हैं उसमें से 50 जॉब कृषि एक क्षेत्र में ही होते हैं। सेवा क्षेत्र में 20 से 30 जॉब ही क्रिएट हो पाते हैं आज भी भारत में। कृषि पर 1991 के आर्थिक सुधार का प्रभाव। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? मशीनीकरण, सस्ते मशीनों का आयात से कृषि का मशीनीकरण बढ़ा। इससे क्या होगी, कृषि का जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगा। अच्छे बीजों की उपलब्धता बढ़ी, इससे उत्पादन भी बढ़ा। कृषि में तकनीकी सुधार शुरू हुआ, इससे लागत कम हुई कृषि की। ओके। संरचनात्मक सुधार के कारण संगठित कृषि, कोऑपरेटिव कृषि तथा संविदा आधारित खेती का प्रचलन बढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम, लेकिन और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैव कृषि, इन सब का चलन भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया था भारत में। परंतु कृषि की समृद्धि कम हो गई। इसके बाद क्या हुआ, 1991 के बाद जो कृषि की समृद्धि थी वो गिर गई। क्यों? सस्ते कृषि आयात से लोकल किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जैसे ही हमारे उदारीकरण लाया, बाहर के देश जो हैं वहाँ जो उपज हो रहा है वो सस्ता उपजा रहे हैं अगर, तो वो हमारे देश में लेकर आएंगे। वो अगर 10 रुपये का सामान बेच रहे हैं और हमारे देश का सामान जो यहीं पर उपजा है वो अगर 20 रुपये का मिल रहा है, तो आप किसको खरीदोगे मुझे बता दो। आधे से ज़्यादा के हाथ में अभी भी चाइनीज़ फ़ोन होगा, तो आप बाहरी उत्पाद को आप खरीदना पसंद करोगे। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की ज़मीन दुनिया में सर्वाधिक उपजाऊ ज़मीन है। उचित प्रबंधन से इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो ये 3 पेज का लगभग में 2.5 पेज का आंसर मैंने लिखा है। 2.5 पेज छोटा सा ही लिखा है, इसको छोटा सा ही लिखा है। 2 पेज का 2.5 पेज का लिखा मैंने कि कम से कम इकोनॉमी में इतना तो पहले आप बेसिक लिखोगे ना, है ना। उसके बाद इसमें आप क्या सब जोड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हो। फिर इसमें आप क्या जोड़ोगे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप जोड़ सकते हो। बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या जोड़ोगे, बिहार में क्या करना चाहिए। जैसे भू सुधार जो है वो सही से लागू नहीं हुआ बिहार में ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं। बिहार वाला मैंने इसमें नहीं जोड़ा है, पहले ही मैं क्लियर कर दूँ। क्वेश्चन का तीसरा भाग इसमें नहीं जोड़ा गया है। भू सुधार हैं वो सही से लागू नहीं हुए। भूमि छोटे छोटे हैं। सामंत किसान अभी भी बिहार में लगभग 90% के करीब में है। सामंत यानी कि सामंत बोल रहा हूँ मैं, सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। ओके। उसके बाद आप क्या जोड़ सकते हो कि कृषि के जो तकनीक है बिहार में वो अभी भी पुरानी ही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बिहार में पुरानी तकनीक से ही कृषि होती है। बीज उन्नत नहीं मिल पाते हैं किसानों को, खाद सही से नहीं मिल पाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी सोचना दूर है। सिंचाई का उचित प्रबंधन नहीं हो पाया है बिहार में। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। ओके। तो यही था आज का वीडियो। ओके। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। कुछ सुधार करना हो इसमें या कुछ ऐड करना हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके मुझे। ओके। या मेल इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हो आंसर मुझे। थैंक यू सो मच।